मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप सभी से पिछले पार्ट में कहा था कि मैं बहुत ही जल्द इसी चैप्टर का शीत युद्ध का दौर यानी कि एरा ऑफ कोल्ड वॉर का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। हमने लास्ट चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का दौर का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी कि जिसको इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन को मैं रिकेप कराऊंगा कि मैंने उसके बारे में क्या बताया था। मैंने उसमें बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद लीग ऑफ नेशन को स्टेबलाइज किया गया था 1920। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि 1939 से 1945 के बाद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो लोगों के बीच में होता है, दो ग्रुप के बीच में होता है। फर्स्ट ग्रुप होता है अलाइड फोर्स और सेकंड होते हैं एक्सिस पावर यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में मैंने बताए थे यानी कि एक्सिस पावर्स में कंट्री कौन कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। उसके बाद अलाइड फोर्स में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली कुछ कंट्री। ठीक है, इतना कराया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया था कि कोल्ड वॉर किसे कहते हैं यानी कि शीत युद्ध कहते किसे। तो मैंने बताया तनाव की स्थिति यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में युद्ध होने की यानी कि वॉर होने की कंडीशन बनी रही, स्थिति बनी रही, लेकिन कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ यानी कि तनाव बना रहा। इसी टाइम पीरियड को 1945 से 1991 तक जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तनाव बना रहा, डिस्क्रिमिनेशन बना रहा, क्राइसिस बना रहा, उसी टाइम ड्यूरेशन को क्या बोला गया, कोल्ड वॉर बोला गया। ठीक है ना। तो अगर हम डिफाइन करें कोल्ड वॉर को, तो कोल्ड वॉर को सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा युद्ध, एक ऐसा वॉर जिसमें किसी भी तरह के वेपन्स का यूज नहीं होता, बल्कि जो वॉर होता है, जो युद्ध होता है, तनाव रहित होता है। तो तनाव होता है उसमें और आइडियोलॉजीज के बेस पर लड़ा जाता है यानी कि विचारधाराओं, कूटनीति व बयानबाजी के आधार पर लड़ा जाता है। ठीक है ना। तो वही सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं, कोल्ड वॉर रेफर्स टू द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, इंस्टेड द वॉर ऑफ वेपन्स यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी तरह का हथियारों का प्रयोग ना हो, उसके स्थान पर वो युद्ध किसके आधार पर लड़ा जाए, आइडियोलॉजी के आधार पर यानी कि कूटनीति या फिर बयानबाजी के आधार पर। ठीक है, डिप्लोमेसी, यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ सकते हैं, डिप्लोमेसी। जो वॉर डिप्लोमेसी एंड आइडियोलॉजी के बेस पर लड़ा जाए, कूटनीति और विचारधारा के आधार पर लड़ा जाए, उसी युद्ध को क्या नाम दिया जाता है, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो हमारा कोल्ड वॉर था, दो महाशक्तियों के, दो सुपर पावर्स के बीच में चला था। पहला था अमेरिका और दूसरा था सोवियत यूनियन। इन दो कंट्रीज के बीच में चला था। आज जो हम नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा जो कोल्ड वॉर हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में, वो क्यों हुआ इन दोनों के बीच, रीजन वाई आप प्ले कोल्ड वॉर यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में आखिरकार शीत युद्ध हुआ क्यों। ठीक है ना, सिंपल इतना सारा टॉपिक कवर करें। तो कई सारे रीजन है, जो हमारे राजनीतिक विद्वान है, जो पॉलिटिकल ग्रेट माइंड है, वो कई सारे रीजन बताते हैं कोल्ड वॉर के। जो फर्स्ट जो मेन रीजन है कोल्ड वॉर का वो है यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने चीज कराई थी कि जब 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो दो लोगों के बीच में हुआ था। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ से अलाइड फोर्स यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। मैंने बताया था इसमें कौन जीते थे, अलाइड फोर्स जीत गए थे। और इसमें तीन कंट्रीज थे, जर्मनी, जापान और इटली, किसमें थे, एक्सिस पावर्स में। यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है पेपर में। एक्सिस पावर अमेरिका, जर्मनी, जापान और इटली, ये तीन कंट्री किसमें थे, एक्सिस पावर। ठीक है, तो जर्मनी और इटली ये दो कंट्री एक्सिस पावर की तरफ से लड़ते हुए अब हार चुके थे यानी आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब एक्सिस पावर की तरफ से अकेला कौन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जापान यानी कि इटली और जर्मनी अलग हो चुके हैं, हार चुके हैं। अब अकेला कौन लड़ रहा है, जापान। जापान अकेला एलाइड फोर्स के इतनी कंट्रीज को फेस कर रहा था, वॉर लड़ रहा था, लेकिन बहुत ही जल्द
जापान की सिचुएशन थी, उसके पास जो वेपन थे वो खत्म होने लगे थे, उनके सैनिकों का जो मनोबल था, आत्मविश्वास था, वो कम होने लगा था। यानी कि धीरे धीरे जापान की आर्मी भी, आर्म फोर्स भी केयर करने लगी थी, हारने की कगार पर पहुंच गई थी। ठीक है, लेकिन अलाइड फोर्स का जो कंट्री था अमेरिका, उसने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए और अपने बाकी साथी देशों को नीचा दिखाने के लिए जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि परमाणु बम गिरा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा दो चीज, एक सोवियत यूनियन भी है अलाइड फोर्स में और एक अमेरिका भी है। लेकिन अमेरिका ने बिना सोवियत यूनियन से पूछे, बिना सोवियत संघ से पूछे किस पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियर बम गिरा दिए जापान तो, और जापान भी हार नहीं वाला था। ठीक है, इसी कारण से अमेरिका की ये हरकत, ये जो परमाणु बम गिराए थे, ये सोवियत संघ को अच्छी नहीं लगी। यहीं से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इसी कारण से किसी की उत्पत्ति होती है, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग होती है। समझ आया पहला रीजन? क्यों? अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन है, मैं हूं, ये दिखाने के लिए उसने क्या कर दिया, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ध्यान रखना 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहला था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। इन दो शहरों पर क्या कराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराए थे, अमेरिका ने गिराए थे। और जो पहला बम गिराया था वो कब गिराया, वो उसका नाम था लिटिल मैन। ठीक है, पहले बम का नाम क्या था, लिटिल मैन। पता होगा हमारे जो न्यूक्लियर बम होते हैं उनके भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, उसी तरीके से परमाणु बम के कुछ नाम होते हैं। जैसे कि नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फ्रेडमैन। ठीक है, ये दो बम गिराए गए थे। और जो पहला गिराया गया था हिरोशिमा, वो कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945। ठीक है, जो हिरोशिमा पर पहला गिराया गया था, कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को पहला न्यूक्लियर बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और जो दूसरा था नागासाकी, उस पर 9 अगस्त 1945। ठीक है, पहला 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त को हिरोशिमा। ठीक है, ये था हमारा जापान। ठीक है, कि पहला रीजन क्या था, अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन है, मैं हूं, यानी अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्टेबलाइज करने के लिए उसने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या करा दिए, परमाणु बम गिरा दिए। ये बात सोवियत यूनियन को अच्छी नहीं लगी और इसी कारण से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग। ठीक है, समझ आया पहला रीजन। दूसरा, कोल्ड वॉर के दौरान क्या होता है बेटा, जब कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन होती है, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला होता है तो क्या होता है, दुनिया के अधिकतर देश जो छोटे छोटे देश थे, ठीक है, वो छोटे छोटे देश या तो अमेरिका के साथ जुड़ने लग जाते हैं या फिर सोवियत यूनियन के साथ जुड़ने लग जाते हैं अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ये जो कंट्री अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ जुड़ने लग जाते हैं, जो वर्ल्ड होता है वो दो भागों में बंटने लग जाता है, जो वर्ल्ड होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, यानी सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर, यानी कि जब कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए और सोवियत संघ के साथ चले गए, तो ये कोल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ इन दो सुपर पावर्स के बीच में नहीं रहा, इन छोटे छोटे देशों के बीच में भी रह गया। जैसे कि पाकिस्तान किसके साइड था, अमेरिका के साइड था। ठीक है, थर्ड रीजन, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन आइडियोलॉजी। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आप सभी को कि अमेरिका की आइडियोलॉजी यानी अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, और जो सोवियत संघ था, जो सोवियत यूनियन था, उसकी विचारधारा कौन सी थी, सोशलिज्म यानी कि साम्यवाद या फिर समाजवाद। ठीक है, तो जो अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों सुपर पावर्स थी, वो अपनी अपनी विचारधारा को, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को क्या मानती थी बेटा, बेहतर मानती थी। यानी अमेरिका कहता था कि जो मेरी वाली विचारधारा है पूंजीवाद कैपिटलिज्म, वो दुनिया की सबसे बेहतर विचारधारा है और सभी देश उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। और यही सेम किसके साथ थी, सोवियत यूनियन के साथ थी। वो भी चाहता था कि पूरी दुनिया कौन सी विचारधारा, कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, मेरी वाली यानी कि सोशलिज्म। इसी कारण से दोनों की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों
विचारधाराओं के बीच में क्या होने लग जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि टकराव होने लग जाता है। इन विचारधाराओं के अलग अलग आइडियोलॉजीज के आधार पर भी इनके बीच में शीत युद्ध की उत्पत्ति, यानी कि अमेरिका शुरुआत से कैपिटलिज्म को अपना रहा था और सोवियत यूनियन शुरुआत से 1917 से ही सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था। इसी कारण से इनके बीच में कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती। अगर इनकी आइडियोलॉजी सेम होती तो शायद कोल्ड वॉर ना होता। ठीक है। थर्ड रीजन, फोर्थ, कंपटीशन बिटवीन वेपन। ठीक है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग होती है, जैसे ही अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराता है, न्यूक्लियर बम का यूज करता है, उसके तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में अपने अपने वेपन्स को लेकर कंपटीशन स्टार्ट होता है। यानी अमेरिका क्या करता है, सोवियत यूनियन से हथियारों के मामलों में आगे निकलने का प्रयास करता है और सोवियत यूनियन अमेरिका से आगे निकलने का प्रयास करता है। यानी कि आज अमेरिका एक मिसाइल बना रहा है तो सोवियत यूनियन 2 मिसाइलें बना रहा है, वो 2 बना रहा था वो 3 बना रहा है। यानी एक दूसरे से हथियारों के मामले में आगे निकलने की होड़ लग जाती है। यानी कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ लग जाती है और इसी कारण से इनके बीच में शीत युद्ध होता है। ठीक है। लास्ट रीजन है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, लास्ट रीजन कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेनमेंट पॉलिसी, ठीक है। इन दोनों ही महाशक्तियों ने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया, कंटेनमेंट पॉलिसी। व्हाट इज कंटेनमेंट पॉलिसी? ये दोनों ही महाशक्तियां क्या करती थी, वर्ल्ड का मैप नहीं है, वर्ल्ड में क्या एक भाग को अपने हिस्से में करना चाहती थी, यानी कि लाइन खींच देती थी कि ये साइड पश्चिमी अमेरिका मेरी साइड है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप मेरी साइड है, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ की साइड, पश्चिमी यूरोप अमेरिका की साइड। यानी कि इन दोनों ने किसको फॉलो किया, कंटेनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया और कंटेनमेंट पॉलिसी के कारण ही इनके बीच में क्या होता है, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। ठीक है। हिंदी में बता देता हूं, जापान पर परमाणु बम का प्रयोग शीत युद्ध का पहला कारण है। दूसरा, विश्व 2 भागों में बढ़ जाता है, ये भी दूसरा शीत युद्ध का कारण है। तीसरा कारण क्या है, आइडियोलॉजी, यानी इनके बीच में विचारधाराओं का टकराव होने लग जाता है। अगला, कॉम्पिटिशन बिटवीन वेपन, यानी कि इनके बीच में हथियारों की होड़ लग जाती है। इस कारण से इनके बीच में क्या होता है, शीत युद्ध होता है। ठीक है। ये हमारे कुछ रीजन थे कि शीत युद्ध क्यों हुआ अमेरिका और सोवियत। ठीक है। अगला टॉपिक मैं शुरू करा देता हूं क्योंकि हम जल्दी जल्दी करेंगे, चैप्टर को हम 3-4 पार्टों में कवर कर लेंगे, चैप्टर थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। अगला देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज कही। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए और कुछ देश सोवियत यूनियन के साथ चले गए। और क्यों चले गए, अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट के लिए, अपने निजी उपभोग के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। या तो वो अमेरिका की साइड चले गए या फिर सोवियत यूनियन की साइड। ठीक है। और विश्व कितने भागों में बढ़ने लगा, 2 भागों में। क्यों, क्योंकि एक अमेरिका की साइड, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म, यानी साम्यवाद विश्व और पूंजीवाद विश्व। ठीक है। पूंजीवाद विश्व मतलब अमेरिका, साम्यवाद विश्व मतलब सोवियत यूनियन। ठीक है। ये जब ये विश्व 2 भागों में बट गया तो क्या होता है कि अमेरिका के साथ जितने भी देश जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान किसके साइड था, अमेरिका की साइड था। ठीक है। पश्चिमी जर्मनी किसके साइड था, जर्मनी भी 2 भागों में बट गया था, पश्चिमी जर्मनी किसके साइड था, अमेरिका की तरफ था। ठीक है। तो क्या होता है, जो अमेरिका होता है, अमेरिका के साथ जितने भी देश होते हैं वो सभी देश को मिलाकर अमेरिका इस चीज को स्टेबलाइज करता है, नाटो को। ठीक है। 1949 में अमेरिका अपने सभी साथी देशों को मिलाकर, यानी जितने भी देश अमेरिका के साथ होते हैं, ठीक है, उन सभी साथी देशों को मिलाकर अमेरिका अपना एक क्या बना देता है, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सैन्य गठबंधन या फिर सैन्य संगठन बना देता है। ठीक है। और उसका क्या नाम रखता है, नाटो। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन हिंदी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन।
इंग्लिश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया जाता है? 1949 के बाद बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? अमेरिका अपने सभी साथी देशों को मिलाकर, जितने भी अमेरिका के ग्रुप में होते हैं उन सभी ग्रुपों को एक ऑर्गेनाइजेशन में मिला देता है। उसका नाम क्या रखता है? नाटो। ठीक है, कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। कब बनाता है? 1945 में बनाता है। फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कौन कौन से देश थे इसमें नाटो? ठीक है, नाटो में कुछ कई सारे देश थे, जैसे कि पहला तो अमेरिका ही था जिसने बनाया था, अमेरिका। दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा पश्चिमी जर्मनी, कहाँ लिखूं, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, कई सारे देश, ठीक है। इसमें ब्रिटेन भी था, ठीक है। तो ये देश किसमें थे? नाटो की तरफ, ठीक है, हो जाएगा। तो नाटो कब बनाया गया? अमेरिका के द्वारा बनाया गया, 1949 में बनाया गया। फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका, पाकिस्तान, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन कुछ इसमें देश, ठीक है। अब क्यों बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य था? ठीक है, जब अमेरिका ने नाटो को बनाया तो नाटो के बनाने के बाद उसने बताया कि मैंने क्यों बनाया, उसका एम बताया, उद्देश्य बताया, मोटिव, क्या मोटिव था उसका, ठीक है। तो उसके दो मोटिव थे नाटो के, दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य कि नाटो में शामिल, अमेरिका ने बात कही कि जितने भी देश नाटो में होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या था? सहयोग करना, यानी कि हेल्प करना, ठीक है। यानी कि जितने भी देश नाटो में हैं वो सभी देश सदस्य हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य अमेरिका ने बताया कि अगर कोई नाटो के कंट्री पर कोई बाहर का कंट्री अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो क्या होगा? सभी देश मिलकर उसका सामना करेंगे। मान लो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान पर कोई कंट्री अटैक करता है तो नाटो के सभी कंट्री क्या मारेंगे? उसको अपने ऊपर आक्रमण मारेंगे और उसको फेस करेंगे, ठीक है। ये दो इसके क्या थे? मोटिव, ठीक है। सेम इसी तरीके से नाटो, जैसे अमेरिका ने 1949 में अपना एक सैन्य संगठन बनाया, अपने एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसी तरीके से सोवियत यूनियन ने भी अपना क्या बनाया? एक अमेरिका से प्रेरित होकर अपना एक आर्म्ड फोर्सेस बनाया। उसका उसने क्या नाम रखा? वार्सा पैक्ट या फिर वार्सा ट्रीटी, हिंदी में वार्सा संधि, ठीक है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपना एक आर्म्ड बनाया था, उसी तरीके से सोवियत यूनियन ने भी कौन सा बनाया था? वार्सा पैक्ट, ठीक है। ये कब बनाया गया? सोवियत संघ ने कब बनाया? 1955 में, ठीक है। कहाँ पे बना, कब बनाया? 1955 में। किसने बनाया? सोवियत यूनियन ने बनाया। क्यों बनाया? अब जितने भी देश सोवियत यूनियन के साथ थे उन सभी देशों को एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंट्री थे? सोवियत यूनियन जिसने बनाया, ठीक है, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बेलारूस, ये कुछ कंट्रीज किसमें थे? ठीक है। ये था हमारा आज के टॉपिक, ठीक है। अब बहुत ही जल्द आज या कल में मैं नेक्स्ट वीडियो की पार्ट 3 डाल दूंगा, और समझ आया होगा आई होप कि हर चीज इजी लैंग्वेज में है और 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, बिल्कुल कवर करा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 3 मैं आज या कल में आपको बना के डालूंगा। मेरी कोशिश रहेगी हर चैप्टर का जो हर वीडियो छोटे छोटे भागों में डिवाइड की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई वाली वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।